जय श्री काशी विश्वनाथ निर्मल संस्कृत विद्यालय वाराणसी हस्तरेखा ज्योतिष क्लास में आप सभी का स्वागत। किसी भी जातक या जातिका के हाथ देखने के पूर्व उनके आने का प्रयोजन या उनके आने का उद्देश्य के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे जातक के हाथों में प्रायः 5 उंगलियां भी होती है। पहली उंगली अंगूष्ठ, द्वितीय तर्जनी, तृतीय मध्यमा, चतुर्थ अनामिका, पंचम कनिष्ठिका। ये 5 उंगलियां प्रायः सभी जातकों को हुआ करते हैं। अंगूष्ठ की उंगली में प्रथम पर्व इच्छा पर्व कहा गया है। प्रथम पर्व इच्छा, द्वितीय तर्क पर्व, इच्छा पर्व, तर्क पर्व ये है। उसके पश्चात तर्जनी की उंगली, तर्जनी के प्रथम पर्व मेष, द्वितीय वृष, तृतीय मिथुन, उसके पश्चात अनामिका, कर्क, सिंह, कन्या। चतुर्थ अंगुली कनिष्ठिका, तुला, वृश्चिक, धनु। ये मैं हाथों के बारे में आपको बतला रहा हूँ, जो हाथ में भी राशियों का विचार होता है। यदि कुंडली के हिसाब से जिस जातक को कभी कभी कुंडली के द्वादश भाव के अंदर ग्रह के से संबंधित महादशा, दशा, प्रथम लग्न भाव, द्वितीय कुटुंब भाव, तृतीय पराक्रम भाव, चतुर्थ भूमि भवन वाहन सुख भाव, पंचम विद्या भाव, षष्ठम रोग भाव, सप्तम दारा एवं गुप्त विद्या, अष्टम जिसे मैं मार्केश कहता हूँ उसे हम मार्केश मानते नहीं हैं। वह गुप्त वैराग्य कारक एवं जातक के विदेशों से संबंधित या देश से संबंधित जो हम बाहर जाते हैं उसके बारे में भी मुझे गुप्त जानकारी देता है। प्रायः अष्टम भाव को लोग मार्केश का भाव मानता है, लेकिन मेरा कहना है जो वह मार्केश का भाव नहीं है। जैसा आप कर्म करते हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम, सप्तम, उन सभी का प्रयोजन अष्टम पर दिखलाई पड़ता है। यदि अष्टम भाव में कोई विपरीत भी ग्रह बैठा हो, विपरीत राशि पर, लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है ऐसे जातक भारत ही वर्ष नहीं अनेक प्रकार के यशस्वी स्थान पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े दानदाता, बड़े बड़े फैक्ट्री एवं कंपनी के संचालन करता होते। क्यों? अष्टम भाव गुप्त विद्या कारक भाव भी माना गया है, ऐसा कहना है। इसलिए अष्टम भाव को मार्केश भाव ही नहीं मानना चाहिए। यदि कहीं से किसी प्रकार के विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन या गुप्त यात्रा के बारे में जानकारी न हो तो अष्टम भाव पर जरूर गुप्त ज्ञान या गुप्त विचार करना चाहिए। अब देखिए मध्यमा की उंगली मकर, कुंभ, मीन। अब इन चारों उंगलियों में 12 राशि विद्यमान हैं। प्रथम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। मध्यमा में मकर, कुंभ, मीन। ये आप देख लीजिए। ये जो अंगुष्ठ है इसको चारों अंगुलियों के विपरीत अलग स्थान दिया गया, इसे कहते हैं अंगूष्ठ। अंगूष्ठ में प्रथम पर्व इच्छा पर्व है, द्वितीय पर्व तर्क पर्व है, लेकिन जातक का सबसे विशेष
और महत्वपूर्ण पर्व इसी पर्व को माना जाता है। इच्छा शक्ति के बाद तर्क शक्ति। मनुष्य अपने बाल्यकाल जन्म के उपरांत जब शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचता है, स्कूल कॉलेज में, जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं होती है उसी प्रकार के तर्क माने विचार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार की उसकी संगति होती है। क्योंकि ये रेखा हृदय रेखा, इसे हम हृदय रेखा मानते हैं। चारों अंगुलियों के नीचे की रेखा को हम हृदय रेखा मानते हैं। बहुत सारे विद्वानों का मत है जो इसे हम आयु रेखा भी कहते हैं, लेकिन आयु रेखा मैं नहीं मानता, मैं इसे हृदय रेखा आत्मकारक भाव मानता हूँ। इसके ऊपर यह बुद्ध पर्व है, आप लोग खूब ध्यान से देखिए, इसे हम बुद्ध पर्व कहते हैं। इसमें बुद्ध एवं चंद्रमा दोनों का रत्न धारण करना चाहिए। ये आज मैं विस्तृत आप लोगों को समझा रहा हूँ और खूब ध्यान से समझिएगा, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कनिष्ठिका की उंगली को बुध और चंद्र का रत्न कारक स्थान माना गया है। ठीक इसी के नीचे इस प्रकार की जो रेखा होती है उसे हम विवाह रेखा कहते हैं। विवाह रेखा कहते हैं, यही विवाह रेखा है, ये विवाह रेखा है। अब अनामिका के नीचे सूर्य, मंगल, शुक्र, ये देखिए सूर्य, मंगल, शुक्र, ये तीन प्रकार के रत्नों का स्थान इसको माना गया है। इसी स्थान पर यदि इस प्रकार की रेखा जाती है इसे हम विद्या रेखा भी कहते हैं। ये आप समझ जाइए। अगर हाथों में विद्या की रेखा देखनी हो तो इस प्रकार की जो रेखा हृदय रेखा से उठती हुई यहाँ चली जाए, इसे हम विद्या रेखा कहते हैं। यदि एक से अतिरिक्त दिखलाई पड़े तो आदमी अनेक विषयों के जानकार या एक या दो विषय के अतिरिक्त भी MA, PhD या विषयों पर अतिरिक्त विषयों पर भी जानकारी प्राप्त करता है या अतिरिक्त विषयों का जानकार होता है। ये देख लो, इसी स्थान पर यदि इस प्रकार के कमल के फूल के समान चिन्ह हो, ये है, इस प्रकार के फूल दिखलाई पड़े। यहाँ तो हमने सूर्य, मंगल और शुक्र लिख दिया, नहीं तो इसी विद्या रेखा के प्रायः ऊपर इस प्रकार की रेखा दिखलाई पड़ती है। देख लो, ऐसे 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 करके आ जाए, ये कमल का फूल माना गया है। जिस जातक के विद्या क्षेत्र के ऊपर सूर्य, मंगल, शुक्र के पास इस प्रकार कमल के समान फूल हो, ऐसा जातक कभी भी जीवन में दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता है। अनेक प्रकार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थान का स्वामी कहलाता है। धन संपत्ति से भरपूर, अच्छे माता पिता के घर में जन्म लेने वाला, कोमल स्वभाव का दयावान प्राणी कहलाता है। यदि सूर्य स्थान की कोई रेखा शनि की ओर ऐसे जाए, ये देखिए, अथवा इस स्थान की रेखा यहाँ जाए, ये देखिए, ऐसा जातक अपने जीवन क्षेत्र में शनि से संबंधित यदि रेखा हो तो शनि से संबंधित विद्या, यदि चंद्र बुध पर्व की ओर यदि यह रेखा जाए तो चंद्र बुध से संबंधित रेखा, माने इस प्रकार की विद्या, बुद्धि या व्यापार के क्षेत्र का विशेष जानकार माना गया है। यदि जातक के हाथों में एक विशेष और मैं रेखा आप लोगों को बतला रहा हूँ, यदि उच्च मंगल की रेखा यदि किसी के जातक में ऐसे जाए, ये देखिए, ये समस्त विशेष जानकारी रखने वाला जातक होता है। इस प्रकार की रेखा कभी कभी किसी के हाथों में होती है। ऐसा व्यक्ति गुप्त विषयों के जान पार, आए हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी एवं बहुत कम समय में ख्याति प्राप्त या अपने धन संपदा के द्वारा दूसरों का भी सहयोग करना, लेकिन बहुत ही परिश्रम करने वाला जातक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में
परिश्रम के द्वारा धन अर्जित करता है, क्योंकि यह उच्च मंगल की रेखा हृदय रेखा को देखते हुए सूर्य, मंगल और शुक्र के पर्व विद्या स्थान को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब यह विशेष विद्या का जानकार जातक है। यदि इस प्रकार की रेखा हो तो जातक शनि से संबंधित, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, गैस का भंडार, रसायन का क्षेत्र, कभी कभी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, रेलवे से संबंधित या डिफेंस से संबंधित अनेक प्रकार के जो शनि कारक ग्रह होते हैं, जो उस प्रकार के विद्या कारक, व्यापार कारक, क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, ऐसे रेखा जिस जातक के हाथ में होंगे उस प्रकार की रेखा के अनुकूल जातक अपने जीवन को परिवर्तन करता है। यदि इस प्रकार की रेखा हो, ऐसे ये शनि सूर्य वलय रेखा है, यही शनि सूर्य वलय रेखा होता है। ये शनि सूर्य वलय रेखा है। रिंग के समान हो या चंद्रमा के समान दिखलाई पड़े, यही रिंग वलय रेखा है। ऐसे जातक के जीवन में थोड़ी परेशानी भी देखने को प्राप्त होती है। जातक थोड़ा चतुर स्वभाव का भी होता है, संकालु प्रवृत्ति का भी होता है, कार्य करते समय विचार बहुत करता है, शेयर बाजार में भी पैसा लगाता है, अन्य प्रकार के ब्याज का भी काम करता है, बड़े बड़े हस्तियों के साथ ठेकेदारी या अन्य प्रकार के लोहे से लेकर के निर्माण कार्य, भूमि भवन से संबंधित, क्योंकि यह शनि इधर आकर के सूर्य, मंगल, शुक्र को भी प्रभावित करता है। ऐसे जातक थोड़ा क्रूर विचार के भी होते हैं, जिसे हम क्रोधी स्वभाव कहते हैं। शनि वलय की रेखा जिस जातक को है, ऐसा व्यक्ति तो जानकार होता ही होता है, लेकिन शनि मंगल में शत्रुता या शनि सूर्य में शत्रुता होने के कारण ऐसा जातक कभी कभी अपने स्वभाव के विपरीत भी कार्य करता है। लेकिन शनि शुक्र होने के कारण ऐसे व्यक्ति को संपदा या विद्या के क्षेत्र में कमी महसूस नहीं होती। ये अपने हिसाब से जीवन जिएगा, कभी किसी के अधीन जीवन नहीं जीता है, ऐसा जातक के जीवन में होता है। तो अब आप देखिए, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, पर्व संख्या 4, कनिष्ठिका, इसका राशि स्वामी है शुक्र। अब आपको मैं बतलाता हूँ, इसका है मंगल, इसका है गुरु। अब देखिए, यदि इस प्रकार का विचार हम करते, चंद्र बुध है रत्न कारक। अब आप कहेंगे जो कि रत्नों के बाद भी इस रेखा या इस राशि से क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं जो निकालता हूं, जो आप लोग कभी कभी शंका करते हैं, जो आप कैसे क्रमांक निकाल लेते हैं, क्रम संख्या से कैसे आप इस उंगली के नीचे विचार करते जो इस जातक के जीवन में ऐसा होगा। तो यदि चंद्र का भी रत्न धारण करते, जिसका मतलब चंद्र का स्थान माना गया है, चंद्र गुरु गज केसरी योग, चंद्र गुरु गज केसरी योग देख लीजिए। जिस जातक के हाथों में चंद्रमा गुरु सुंदर भाव में उपस्थित हो, ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। इसी को गज केसरी योग कहते हैं। लेकिन गुरु बुध का भी स्थान है। बुध का पर्व होने से जहाँ जहाँ गुरु और बुध एक साथ रहेंगे, जातक बुद्धिमान भी होगा, संस्कारी भी होगा, अच्छे पदों पर बैठने वाला भी होगा, लेकिन कभी कभी वह बुध के कारण डाइवर्ट भी हो जाता है। गुरु बुध में बुध अपनी प्रशंसा चाहता है, गुरु अपनी प्रशंसा चाहता है। इसलिए कुंडली के क्षेत्र में भी देखोगे, जहाँ गुरु बुध एक साथ होता है, ऐसा जातक जीवन में प्रायः एक निर्णय नहीं लेता। गुरु अपना स्वाभिमान दिखलाता है, तो बुध अपनी बुद्धि को दिखलाता है। अब आइए, वृश्चिक का राशि स्वामी मंगल, ये बहुत महत्वपूर्ण है पंडित जी। 100 विभागाध्यक्ष का एक ही विभागाध्यक्ष ये है। प्रायः वृश्चिक राशि के चंद्रमा कमजोर माने गए हैं, ये आप समझ जाइए। वृश्चिक राशि का चंद्रमा शत्रु कारक माना गया है, और इस कारक का चंद्रमा यदि
मध्य पर्व माने द्वितीय पर्व पर वृश्चिक का मंगल है, ऐसा व्यक्ति विचारों से भी कमजोर होगा। शत्रु का मतलब किसी का काम खराब नहीं करना है, अहित नहीं करना है, विचार का भी शत्रुता होता है। जैसे चंद्रमा जिसका कमजोर होता है वह व्यक्ति किसी के बातों में प्रभावित नहीं होता। जिद्दी स्वभाव का होना, संकालु होना, गुप्त रहना, अपने भाव को प्रकट न करना या किसी के द्वारा उपकार को न मानना। जिस जातक का चंद्रमा कमजोर होता है वह जातक मन से प्रसन्न नहीं हो सकता, किसी के उपकार को नहीं मान सकता। तुम उसके जीवन में कितना भी उपकार करोगे वो तुम्हारा उपकार को नहीं मानेगा, तुरंत कहेगा कुछ नहीं, हम भी इतना कर लेते। इसलिए वृश्चिक का जो चंद्रमा होता है वह जातक के जीवन में सुख होने के बाद भी दुखी, बहुत मायूस रहना, एकांत भाव रहना। कोई कुछ खिला भी देगा, हम भी खा लेते कोई बात, लेकिन खिला दिया। हम भी ले लिए होते लेकिन दिलवा दिया। हम भी धन कमा लेते लेकिन धन थोड़ा दे दिया। उसके मन में प्रसन्नता कम होती है, क्योंकि आगे शुक्र है। ठीक इसके ऊपर तुला राशि का स्वामी शुक्र है। यह प्रेम चाहता है, सुख कारक है। शुक्र जिस जातक का हाथों में अच्छा होता है वह जातक परम सौभाग्यशाली माना गया है। शुक्र प्रेम कारक है, शुक्र सुख कारक है। शुक्र समझ जाओ, बहुत बड़े मेडिसिन डॉक्टर, मेडिकल क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, उसके बाद सिनेमा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य प्रकार के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाने के क्षेत्र में, कपड़ा के कारोबार में, फिर उसके बाद चांदी के कारोबार में, हीरा के कारोबार में, संगमरमर के कारोबार में शुक्र कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा जातक जिसका शुक्र बहुत अच्छा हो, अन्य प्रकार की कोई भी या ग्रह या दशा दिशा खराब भी हो, यदि शुक्र अच्छा है तो जिंदगी में वो जीवन का आनंद तो ले ही लेगा, लेकिन चरित्रवान हो। शुक्र जिसका बहुत उच्च हो, बहुत धनवान हो, बहुत सुंदर हो, बहुत पर्सनालिटी वाला हो, लेकिन चरित्रवान न होता, आरोप प्रत्यारोप से घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र का रक्षण जरूर करना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाने के बाद भी उन्हें आरोप प्रत्यारोप से आरोपित होना पड़ता है। गुरु जैसे कुंडली में तो जैसे किसी व्यक्ति का जिस जातक का भी जन्म होता है तो उसका अंक जो होता है सभी घरों में अलग अलग होता है, लेकिन ये जो हस्तरेखा में जो राशियां हैं ये तो सभी के एक ही होता है। मतलब जैसे अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारे प्रश्न के हिसाब से जैसे कुंडली में 1 2 3 4 5 और जैसे क्रमांक 12 भाव है। अब 12 में 12 प्रकार की राशियां शत्रु घर में भी होगा, मित्र घर में भी होता है, धर्म भाव में भी होता है, ये तुम्हारा कहना है। लेकिन इस स्थान पर हम कैसे विचार करते हैं जो यह राशि का स्वामी यहाँ प्रबल है या कमजोर है, ये तुम्हारा प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आज आपको नहीं दूंगा, इसका उत्तर क्योंकि इसमें पहले ही चिन्ह बहुत बन गए। ये मैं क्रमांक बनाऊंगा। जैसे देखो अब मैं बता देता हूं तुम्हें, ये मेरा उत्तम शुक्र है, ये उत्तम शुक्र है। ये विवाह के बाद यहाँ तो विवाह रेखा, ये संतान भाव है। ये देखो ये संतान भाव है। अब संतान भाव से मैं पता कर लेता हूँ, पंचम भाव कुंडली में संतान भाव है। जी गुरु जी। हाँ, तो इसी प्रकार हम अपने हस्तरेखा पर इसको घटा देते हैं। यदि संतान भाव पंचम भाव है तो हम पंचम भाव को यहाँ घटा देंगे। शुक्र भी विद्या कारक है कि नहीं? जी। शुक्र व्यापार कारक है जी। तो शुक्र संतान कारक भी है जी। जिस जातक का शुक्र अच्छा होगा उसके संतान उत्पन्नता में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता है। जिस जातक के हाथों में शुक्र चिन्ह से युक्त हो या किसी अन्य प्रकार से आच्छादित हो उनको संतान उत्पन्न करने में व्यवधान होता है। शुक्र जीवाणु कारक माना गया है। तो अब इतना तो तुमको समझ में आ गया। जब पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि और संतान कारक मानते हैं, इतना तब तुम समझ गए। अब आओ थोड़ा सा जरा विचार कर ही लेते हैं। अब हम देखते हैं विवाह रेखा। कुंडली में सप्तम भाव विवाह रेखा है जी, तो यहाँ सप्तम भाव मान लेंगे। अब यहाँ चंद्रमा, मंगल और शुक्र। अब यहाँ से मैं पता करता हूँ तुम्हारा प्रेम विवाह होने वाला है, माता पिता के द्वारा होगा। यहाँ से तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। यही है
अब आज समझ रहे हो जी। ये शुक्र है ना। तो चंद्रमा और शुक्र मैं बार बार फलादेश में कहता हूँ, यदि जातक की कुंडली में यदि उस स्थान पर चंद्रमा शुक्र है, जातक चंचल स्वभाव का होगा, जातक प्रेम करने वाला होता है, जातक धन कमा करके भी थोड़ा समझ जाओ खाने पीने रहन सहन वातावरण में। लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि का होने से कभी कभी मन कमज़ोर होता है। आकर्षक लड़कों को देख करके दिल दे देना, आकर्षक लड़कों को देख करके मित्रता कर लेना। अब ये सब एक ही दिन में तुम हमसे मत पूछो, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इस पर विचार करके नए नए तुमको आकृति में बतलाऊंगा, चिन्ह बतलाऊंगा, उसके हिसाब से। अब आओ थोड़ा सा और धन कारक हम लोग मानते हैं। तो धन कारक में यदि गुरु लग्न में बैठा हो, गुरु कर्म भाव में बैठा हो, गुरु विद्या भाव में बैठा हो, केंद्र होता है 1, 4, 7, 10। ये गुरु का केंद्र भाव है। 1, 4, 7, 10। अब इन स्थानों पर केंद्र पर हम देखते हैं जो कि इस केंद्र में यदि गुरु हो तो जातक निर्धन नहीं कहलाता है, जातक कुछ न कुछ शिक्षा को प्राप्त करता है, जातक संतान से हीन नहीं होगा, जातक अपने माता पिता के संस्कारों पर चलता है, यही गुरु है। लेकिन देखिए यहाँ भी मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, यहाँ भी डाइवर्ट है। जिस प्रकार तुमको इस जगह पर शुक्र मंगल गुरु था, कनिष्ठिका उंगली में शुक्र मंगल गुरु, यहाँ भी है मंगल शुक्र बुध और गुरु पर्व है। इसी प्रकार मैं भेद से बतलाता हूँ जो जातक अपने जीवन में क्या करने वाला है, होने के बाद भी जातक अपने उस स्थान पर क्यों नहीं पहुँचा, पहुँचने के बाद भी उस स्थान से भटक क्यों रहा है, इसी का कारण है। आगे मैं आपको कल के बाद बतलाऊँगा। चलिए, जय विश्वनाथ।